विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मुगल प्रशासन कर रहे थे हम, ठीक है। आज मुगल सेना के बारे में करना है हमने कि मुगल सेना कैसी थी, थोड़ा मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। तो मुगलों के समय सेना, भाई मुगलों के समय में सेना कैसी कैसी थी, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। मुगल सेना विभिन्न प्रजातियों की एक मिश्रित सेना थी, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान, मराठे सभी को भर्ती किया जाता था। किन किन को? ईरानी, तुरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान, मराठे सभी को भर्ती किया जाता था। मुगल सेना का जो गठन था वो दशमलव पद्धति पर किया गया था। किस पर? दशमलव पद्धति पर किया गया था। ये दशमलव पद्धति आई कहां से भाई? कहां से आई है दशमलव पद्धति? देखो धीरे धीरे ना क्या हुआ कि सल्तनत काल में एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पढ़ते हैं हम। किसको पढ़ते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके समय मंगोलों के आक्रमण हुए। उसने क्या किया? 2000 मंगोलों को कहां पर बसाया? मंगोलपुरी में, दिल्ली में। कहां पर बसाया? मंगोलपुरी में। नव मुस्लिम बोला गया उन्हें। क्या बोला गया? अब जब मंगोल वो बसे यहाँ पर तो वो सेना में भर्ती हुए। वो सेना में भर्ती हुए तो उन्होंने अपनी पद्धति बताई। क्या बताई? कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है कि 10 सैनिक होते हैं, उस पर एक अधिकारी होता है। 10 करके 100 होते हैं, उसके ऊपर एक अधिकारी होता है। 100 करके 1000 होते हैं, उसके ऊपर एक अधिकारी। कहीं ना कहीं वो सल्तनत से चलते चलते छनते छनते वो क्या हो गया, मुगलों तक भी क्या हो गया, दशमलव पद्धति आ गई, ठीक है। तो मुगल सेना का गठन भी दशमलव पद्धति पर, डेसिमल बोलते हैं दशमलव को, क्या बोलते हैं? डेसिमल, दशमलव पद्धति पर किया गया था। मुगल सैन्य के दल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। एक होती थी अधीनस्थ राजाओं की सेना। क्या? अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं होती थी। मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां होती थी। मनसबदार अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या होते थे, ठीक है। मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां होती थी। अहदी सैनिक होते थे। क्या होते थे? अहदी सैनिक होते थे। और दाखिली सैनिक होते थे। कौन होते थे? दाखिली सैनिक होते थे। अब ये क्या होते हैं ये आगे बताऊंगा मैं अभी, अहदी दाखिली, है ना। तो अहदी सैनिक एक तरह के बादशाह के सैनिक होते थे। अहदी सैनिक कौन होते थे? एक तरह के बादशाह के सैनिक होते थे। इनकी भर्ती, इनका वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। किसकी ओर से? राज्य की ओर से दिए जाते थे। और इन्हें एक अलग अमीर और बख्शी के अधीन रखा जाता था। एक प्रकार से क्या थे? बादशाह के सैनिक थे। अब अगर मैं बोलूं कि बादशाह की भी एक सेना होनी चाहिए, ये तो हम मुगलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सल्तनत में पढ़े हम तो सल्तनत में इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जिसने केंद्रीय सेना के बारे में क्या किया? विचार किया। जिसने केंद्रीय सेना के बारे में क्या किया? विचार किया। और जिसने ये भी माना कि राजा की भी अपनी एक क्या होनी चाहिए? सेना होनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट आगे चलता रहा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अहदी सैनिक कौन है? बादशाह के सैनिक होते हैं। इनकी होते थे, इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े आदि सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। और इन्हें एक अलग अमीर और बख्शी के अधीन रखा जाता था। अहदी सैनिकों को बादशाह कभी कभी किसी मनसबदार की सेवा में भी नियुक्त कर सकता था। क्या कर सकता था? मनसबदार की सेवा में भी नियुक्त कर सकता था। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपए वेतन का उल्लेख मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि 500 रुपए उसको वेतन मिलता था, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपए से 15 रुपए तक का वेतन दिया जाता है। इसका मतलब उच्च वेतन जो मिलते थे वो किसको मिलते थे? अहदी घुड़सवार। समझ में आया? इसका मतलब अहदी का जो दबदबा था वो क्या था? औहदा जो था वो ज्यादा था, ठीक है। फिर हो गया दाखिली सैनिक। कौन? पूरक सैनिक भी बोलते हैं इनको। पूरक सैनिकों की एक भर्ती यद्यपि बादशाह की ओर से की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की कमान अथवा सेवा में रख दिया जाता था। इन्हें वेतन राज्य की ओर से प्राप्त होता था। किसकी ओर से? राज्य की ओर से प्राप्त होता था, ठीक है। तो दाखिली क्या हो गए? इन सैनिकों की भर्ती यद्यपि बादशाह की ओर से की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की कमान अथवा सेवा में रख दिया जाता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मुगलों की विशाल सेना को अलग अलग भागों में अगर विभाजित करके हम देखते हैं तो सबसे पहले पैदल सेना। कौन? पैदल सेना।
यह मुगल सेना की सबसे बड़ी शाखा थी। क्या थी? सबसे बड़ी शाखा थी। मुगलों की पैदल सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। अब यहां से क्वेश्चन बनाया भाई उन्होंने, क्या बनाया? एक होते थे एहसाम और एक होते थे सहबंदी। तो एहसाम और सहबंदी से क्वेश्चन बना है कि एहसाम कौन थे। तो एहसाम वो सैनिक होते थे, मतलब इनको बंदूकची, शमशीरबाज, शमशीर समझते हो? शमशीर तलवार, ठीक है, बंदूकची, शमशीरबाज, तलवारबाज आदि होते थे, जो तीर कमान, भाला, तलवार और कटार आदि हथियारों का प्रयोग करते थे। दूसरे सहबंदी, ये सैनिक बेकार, बेरोजगार लोगों के लिए, लोगों से लिए जाते थे, जो मालगुजारी वसूल करने में क्या करते थे? मदद करते थे। मालगुजारी वसूल करने में मदद करने वाले सैनिक कौन थे? आंसर सहबंदी। सहबंदी, ठीक है। और ये बेरोजगार लोगों से भर्ती किए जाते थे। इतना समझ में आ गया? फिर अश्वरोही सेना, यह सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। कौन? अश्वरोही सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। इसमें दो प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे, एक होते थे बरगीर और एक होते थे सिलेदार। फिर दोबारा बरगीर और सिलेदार से क्वेश्चन बना है। बरगीर जो होते थे, इन सैनिकों को सारा साज सामान राज्य की ओर से दिए जाते थे। किनको? यानी घोड़े, अस्त्र शस्त्र, जो भी चीजें हैं वो सब कौन देगा? राज्य देगा, बरगीर को। सिलेदार को घोड़ा हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया, इन सब की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी। सिलेदार कौन थे? जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था क्या करनी होती थी? स्वयं करनी होती थी। इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर ही नियुक्त किया जाता था। युद्ध के अवसर पर नियुक्त किए जाने वाले वे सैनिक जिन्हें घोड़ों और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था खुद करनी होती थी, आंसर सिलेदार। और वे सैनिक जिनका सारा साजो सामान राज्य की ओर से दिया जाता था, वो कौन होते थे? वो बरगीर होते थे, ठीक है। और सिलेदार जो घुड़सवार सैनिक होते थे, मतलब सिलेदार जो होते थे, इनका वेतन बरगीर से अधिक होता था। एक तो हो गया परमानेंट वालों का वेतन कम होगा, क्या होगा? और जो युद्ध के समय खाली भर्ती किए जाएंगे उनका वेतन क्या होगा? ज्यादा होगा, ताकि अच्छे से लड़े, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य घुड़सवार होते थे, जैसे दुअस्पा, जिसके पास दो घोड़े होंगे वो होगा दुअस्पा। एक हो गया सिंहस्पा, वह घुड़सवार जिसके पास तीन घोड़े होंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिंहस्पा। एक बोलेंगे यकस्पा, जिसके पास केवल एक घोड़ा होगा, वो यकस्पा। तो पहले आपने पढ़ना यकस्पा, फिर आपने पढ़ना दुअस्पा, फिर आपने पढ़ना सिंहस्पा, ठीक है। और फिर एक तो ऐसा होता है निम्नस्पा। क्या? निम्नस्पा। दो सैनिकों के बीच में एक ही घोड़ा, दो सैनिकों के बीच में। अब देखो क्या होता था, जो लंबे अभियान, बड़े अभियान होते थे, माना अफगानिस्तान पर क्या, जमरूद पर कहीं पर क्या करना है? अटैक करना है। कहाँ करना है? तो यार एक घोड़ा लेके थोड़े जाएगा सैनिक, कितने घोड़े लेके जाएगा? 3 घोड़े लेके जाएगा। कितने? 2 घोड़े, मतलब घोड़ों को भी तो रेस्ट चाहिए। साथ में किसी घोड़े पर सामान होगा, साजो सामान, रसद बसद, ये सब चीजें, अपने हथियार वथियार। इतने दिन तक रहना, कुछ पता थोड़े होता था कि अफगानिस्तान सब कब वापस आएंगे। वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है। अब अभियान चल रहा है, माना, तो क्या है, ये काम आते थे दुअस्पा सिंहस्पा। समझ में आया? यानी एक घोड़े पे बैठे, एक खाली चल रहा है, फिर दूसरे घोड़े पे बैठेंगे, अब ये खाली चलेगा, वरना तो घोड़ा मर जाएगा, है ना। उसके बाद सेना की कार्यकुशलता को पूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए अकबर ने दहबिस्ती का नियम बनाया। दहबिस्ती को याद रखना, अकबर याद रखना है, जिसके अनुसार प्रत्येक सैनिक के लिए 2 घोड़े रखना अनिवार्य था। दहबिस्ती मतलब अकबर ने कहा कि प्रत्येक घुड़सवार सैनिक को 2 घोड़े रखने के हैं, अनिवार्य हैं, ठीक है। तोप खाना, अब तोप खाने के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो मुगल तोप खाने का शिलान्यास फारसी तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के नेतृत्व में बाबर के समय में हुआ। आपको पता ही है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर के जो तोपची थे वो कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ठीक है। इन 2 तोपचियों के ने ही कमाल दिखाया था, इसीलिए इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पराजित हुआ। आग और आदमी के बीच की लड़ाई थी, है ना। जब भी आग और आदमी के बीच लड़ाई होगी तो आग जीतेगी, आदमी हारेगा। तो बाद में क्या हुआ? उस्ताद कबीर और हुसैन ने इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया। किसको? तोप खाने को, मुगल तोप खाने को पहले उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने, और बाद में कबीर और हुसैन ने। बाबर अपने समय एक अच्छा तोप खाना लेकर भारत आया था, जिसका सफल प्रयोग उसने पहली बार भेरा के किले को जीतने में क्या किया था?
पानीपत में बाद में यूज किया उसने, उससे पहले वो भेरा पर कर चुका था तोपों का प्रयोग, लेकिन दिल्ली सल्तनत के कान में क्या नहीं, जू नहीं रहेंगी। जब उन्होंने सुन लिया था कि तोपों का प्रयोग, नया वेपन आया है, तो उन्हें अपनी कुछ तैयारी करनी चाहिए थी, नहीं की इब्राहिम लोदी ने। नौजवान था, है ना, वैसा ही था वो कि पेपर की पहली रात को पढ़ेंगे, क्यों, साल भर क्या पढ़ना, क्यों। चलो, किंतु मुगल तोप खाने को व्यवस्थित रूप अकबर के समय में दिया गया। अकबर ने अनेक छोटी छोटी वियोज्य यानी डिटैचेबल, तोड़ने वाली तोपों का निर्माण करवाया, जिसे हाथी और घोड़े की पीठ पर रखकर आसानी से एक दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। क्या कर सकते थे, एक दूसरे स्थान तक। बड़ी बड़ी तोपें होती थी, एक साथ तो खींच नहीं सकते उसको, तो तोड़ तोड़ कर, तोड़ेदार तोपें जो होती हैं, एक पार्ट अलग, दूसरा पार्ट अलग, तीसरा पार्ट, एक पार्ट हाथी में जा रहा, दूसरा पार्ट उसका दूसरे हाथी में जा रहा, तीसरा पार्ट तीसरे हाथी में जा रहा, या ऊंट में जा रहा, या घोड़े में जा रहा, समझ में आ रहा है ना। फिर वो सेट की जाती थी। अब वो किला उड़ाना है हमारा सामने वाला, अब यहाँ पे सेट की जाएंगी, वो उनको क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, तब तोपों का प्रयोग करके क्या दरवाजा उड़ाया जाएगा। कौन सा, मेन काम तो यही था, दीवारें तोड़नी है, दरवाजे उड़ाने हैं, है ना। ठीक है भाई, डिटैचेबल तोपें किसने बनाई, अकबर ने। मुगल तोप खाने को दो भागों में बांटा गया है, जिनसी और दस्ती। जिनसी जो होती थी वो भारी तोपें होती थी। जिनसी कैसी तोपें होती थी, भारी तोपें होती थी। दस्ती जो होती थी, दस्त बोलते हैं हाथ को, दस्ताने, दस्त कातिल। दस्ती तोपें जो होती थी, जो हाथ, मतलब जैसे आज भी होती है सेना में, एक होती है 81 mm होती थी, अब पता नहीं होती कि नहीं होती, 81 mm, 84 mm, रॉकेट लॉन्चर जिन्हें बोलते हैं, कंधे पर रखकर देखा होगा आपने, जिन्हें चलाया जाता है। खुदा गवाह में देखना, अमिताभ बच्चन को दिखाया गया घोड़े पे बैठे हुए रॉकेट लॉन्चर चला रहे। ऐसे नहीं चलाए जाते रॉकेट लॉन्चर, जितना आगे फेंकते हैं उतना पीछे भी फेंकता, घोड़ा जल जाएगा पीछे। समझ में आया, मतलब रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं वो दस्ती तोप खाने हो गए, एक तरह से क्या हो गए, दस्ती तोप खाने हो गए। समझ में आ गया। तो ये हल्की तोपें होती थी। अब मुगल तोप खाने की प्रमुख अधिकारी जो होता था वो क्या कहलाता था, मीर आतिश कहलाता था। क्या कहलाता था, मीर आतिश कहलाता था। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हस्ती सेना, हाथी, हस्ती सेना मतलब हाथी। हस्ती सेना में हथियारों का प्रयोग प्राचीन काल से ही भारत की विशेषता रही है, लेकिन मुगल काल में अकबर ने इसे प्रबंध के लिए एक अलग विभाग संगठित किया, जिसे पील खाना कहा गया। क्या कहा गया, कहीं पर अगर पीलूपति भी पूछेगा ना, एंशेंट में भी पूछेगा पीलूपति, तो समझ लीजिए हाथी से संबंधित है। यहाँ पे बोल रहा है पील खाना, क्या बोल रहा है, पील खाना, तो ये हस्ती सेना से संबंधित है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए पीलूपति किस समय बोला जाता था हस्ती सेना के अध्यक्ष को, पीलूपति, हस्ती सेना के अध्यक्ष को एंशेंट में कहीं पर हमने पीलूपति पढ़ा है। तो देख लीजिए, पील खाना, हस्ती सेना, ठीक है। अकबर को हाथियों का बड़ा शौक था, इसका प्रयोग वाहन तथा युद्ध दोनों के लिए किया जाता था। नौसेना, मुगल सेना में नौसेना का कोई सुव्यवस्थित संगठन नहीं था, केवल मुगल साम्राज्य मूलतः स्थलीय थी। क्या थी, मतलब छोटी मोटी नौकाएं होती थी नदियों को पार करने के लिए, बड़े जहाज नहीं होते थे। कौन से, बड़े जहाज नहीं होते थे। आपको पता है कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो उनके पास क्या थे, बड़े जहाज थे। अकबर को भी कार्ड्स पद्धति से गुजरना पड़ा था। उन्होंने तो अरब सागर में क्या कर दिया था, कार्ड्स पद्धति चला दी थी। कार्ड्स पद्धति मतलब परमिट लेना पड़ता था। अकबर को भी परमिट लेके जाना पड़ा। कहां पर, कहां पर भाई, अरब सागर में परमिट लेकर जाना पड़ा पुर्तगालियों से। उसको बोलते थे कार्ड्स काफिला पद्धति, यानी वहां से जो भी जहाज गुजरेगा तो क्या बनाएगा, पहले कार्ड बनाएगा, ठीक है। चलो जी, 1572 में गुजरात विजय तथा बंगाल अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार नौसेना की आवश्यकता का अनुभव किया। फलस्वरूप अकबर ने एक विभाग स्थापित किया जिसे नवाड़ा कहा गया। क्या कहा गया, नवाड़ा। और इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहा गया, मीर बहर। मीर, समझ गया था अकबर कि पुर्तगाली आ गए हैं और भी क्या दिक्कतें होने वाली थी, मतलब, तो उसने मीर बहर, या मीर बहर तो अधिकारी हो गया, जो विभाग खोला उसने उसे क्या कहा गया, नवाड़ा। अकबर के पश्चात मुगल बादशाहों में औरंगजेब ने नौ शक्ति की ओर ध्यान दिया। शाइस्ता खां और मीर जुमला ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औरंगजेब ने जंजीरा के सीदियों तथा मोपला लोगों के सहयोग से एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी। क्या की थी, शक्तिशाली नौसेना
तैयार की थी, लेकिन ये उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि ब्रिटिश नौसेना थी। ब्रिटिशर्स जो जाने जाते हैं अपनी नौसेना के लिए जाने जाते हैं, अपनी नौसेना के दम पे ही उन्होंने इतने सारे उपनिवेश क्या किए, बनाए। एक समय ऐसा था जब बोला जाता कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी जगहों पर उन्होंने पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर रखा था कि कहीं ना कहीं दिन हो रहा होता था, कहीं रात अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं पर दिन, तो सूर्य अस्त ही नहीं होता था। किसका, किस दम पर किया उन्होंने? ब्रिटिश नौसेना के दम पर किया उन्होंने। किस दम पर? मुगल उतनी बड़ी नौसेना नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए? इवन आगे चलकर हम पढ़ेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान में पढ़ेंगे, वो भी बोलते हैं कि मैं धरती से उनके संसाधनों को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। मतलब अगर ये जितने भी यूरोपियन हैं अगर जमीन पर लड़ें तो हम उन्हें निस्तेनाबूद कर दें, लेकिन हम समुद्र को नहीं सुखा सकते। मतलब समुद्र में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना समझ में आया? ये चीजें हैं। तो भाई अकबर के पश्चात मुगल बादशाहों में औरंगजेब वो मुगल शासक था जिसने नौशक्ति की ओर ध्यान दिया, और इसने शाइस्ता खां और मीर जुमला के सहयोग से, किसके सहयोग से? शाइस्ता खां और मीर जुमला के सहयोग से, और जंजीरा के सीदियों और मोपला लोगों के सहयोग से एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। ठीक है, तो सीधी याद रखना आप, क्या रखना? सीदियों और मोपलाओं। अच्छा, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था एक, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय मप्पिला और मोपला विद्रोह चल रहा था। मप्पिला बोलते हैं घर जमाई को, किसको बोलते हैं? अली मुस्लियार नेता था। मॉडर्न में पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे मॉडर्न में? तो मप्पला मतलब होता है घर जमाई। क्या होता है? तो मुसलमान लोग थे वो केरला में, दक्षिण भारत में कभी दंगे नहीं हुए थे, लेकिन मोपला विद्रोह हुआ, बड़ा खतरनाक। ठीक है, हिंदुओं की हत्या की गई उसमें। ठीक है, ये है कहानी। अगला है मनसबदारी व्यवस्था। क्या है? तो भाई मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बा सईद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज खान और तैमूर लंग द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त की थी। किससे? अकबर ने शुरू की ना मनसबदारी व्यवस्था। कहां से सीखी उसने ये खलीफा अब्बा सईद ने प्रारंभ की थी कभी किसी जमाने में। इसको किसने अपनाया था? चंगेज खान ने और तैमूर लंग ने। किसने? तो अकबर ने भी क्या किया अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में? क्या किया? पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत, मतलब पहली बार मनसब क्या किया? प्रदान किया। 11वें वर्ष। 1556 में जोड़ दो 11, कितना आता है? 1556 में 11 जोड़ो, कितना आता है? 1567 में तो पहला मनसब क्या किया? जारी किया। किसने? मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ था पद या श्रेणी। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार। मनसब मतलब पोस्ट, पद या श्रेणी। मनसब मतलब पद या श्रेणी। ठीक है, अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया। 66 श्रेणियों में इसलिए विभाजित किया क्योंकि अल्लाह जो होता है, अल्लाह शब्द को जब हम लिखते हैं तो अल्लाह में आ जो है वो 1 नंबर पे आता। अलिफ जो आता है वो किस पे आता है? 1 नंबर पे। फिर ला जो आता है वो 30 नंबर पे आता है, और फिर जो हा आता है वो 5 नंबर पे आता है। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 1 + 30 + 30 + 5 तो ये निकलेगा 66। तो इसलिए अकबर ने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में क्या किया? विभाजित किया। समझ में आ गया? किंतु अबुल फजल केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख करता है। कितनी श्रेणियों का? 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा का प्रारंभ किया। जात बोलते हैं पैदल सैनिक, जात मतलब पैदल सैनिक, सवार मतलब घुड़सवार। तो क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5000 जात 5000 सवार का मनसब अगर मैंने किसी को दे दिया, इसका मतलब उस मनसबदार के पास 5000 तो क्या हैं? पैदल सैनिक हैं, और 5000 क्या हैं? घुड़सवार हैं। कभी भी घुड़सवार पैदल सैनिकों से ज़्यादा नहीं होते थे, बराबर हो सकते थे या कम हो सकते थे। फिर मैंने बोला कि 5000 जात 3000 सवार, तो इसका मतलब
5,000 पैदल सैनिक हैं उसके पास और 3,000 क्या है, घुड़सवार है। मैंने कहा 5,000 जात 2,500 सवार या 2,000 सवार, तो इसका मतलब 5,000 क्या है पैदल सैनिक हैं और 2,500 उसके पास क्या है, घुड़सवार है। समझ में आ रहा है? तो हल्का हल्का बता रहा हूं मैं। तो सबसे छोटा मनसब, अच्छा, जात शब्द से व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था। जात से क्या पता चलता था, वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। कितना वेतन देना है उस मनसबदार को, क्योंकि उसने सेना भी पालनी है, घुड़सवार भी पालने हैं, उनके घोड़े भी पालने हैं, खुद को भी पालना है। समझ में आया? उस हिसाब से तो जात से उसके वेतन, जात से व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। तो समझ में आ गया? ठीक है जी। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब जो था वो 10 का था। यहां से क्वेश्चन बना है, सबसे छोटा मनसब कितने का था? 10 का। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, मनसब किस भाषा का शब्द है? ढूंढो, मनसब किस भाषा का शब्द है? हाँ, तो एक बार चेक करके बताओ मुझे। आंसर सही दे रहे हो लेकिन फिर भी चेक करके बताओ कि अरबी भाषा का शब्द है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ढूंढ लो। अरबी भाषा का शब्द है, कंफर्म हो? ठीक है। सबसे छोटा मनसब कितने का? 10 का। सबसे छोटा मनसब 10। सबसे बड़ा मनसब 10,000 का। सबसे बड़ा मनसब 10,000 का। बाद में वो 12,000 का हो गया। 5,000 से ऊपर के मनसब केवल शहजादों को मिलते थे, राजकुमारों को, ठीक है, या राजवंश के लोगों को मिलते थे, ठीक है। बाद में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह को 7-7 हजार का मनसब प्रदान किया। ये दो लोग ऐसे थे जिनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। कौन? राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। जहांगीर और शाहजहां के काल में सरदारों को 8,000 तक के मनसब और शहजादों को 40,000 तक के मनसब दिए जाने लगे। कितने के? 40,000 तक के मनसब दिए जाने लगे, जिनकी संख्या उत्तर मुगल काल में 50,000 तक पहुंच गई। अरे भैया, 50,000 का मनसब अगर किसी को मिल गया तो वो तो राजा के विरुद्ध कभी भी विद्रोह कर सकता है। अब किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, ठीक है। मनसबदारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, 10 से 500 तक का जिसके पास मनसब होता था भाई, उसको मनसबदार बोलते थे। क्या बोलते थे? अगर किसी के पास 10 से और 500 के बीच का मनसब है तो उसको मनसबदार बोल रहे हैं। अगर किसी के पास 500 जात से अधिक और 250 से कम का मनसब है तो उसको अमीर बोलते थे। क्या बोलते थे? अमीर। अमीर है जी वो, 500 जात से अधिक और 2,500 से कम। और अगर किसी के पास 2,500 से ज्यादा, 2,500 से ज्यादा, 2,500 या 2,500 से ज्यादा का है तो उसको अमीर उम्दा बोलते थे। क्या बोलते थे? तो 3 शब्द याद करने हैं आपने, मनसबदार, अमीर और अमीर उम्दा। जैसे जैसे जात बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे नाम भी क्या होगा? चेंज होगा। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खान जमा थी। ये क्वेश्चन बनाया, यूपीएससी ने बनाया। खान, ये सिर्फ क्या था? सम्मान सूचक था भाई। क्या था? दी नहीं जाती थी। कई बार तो बोलते थे हम खान है, खाना, खानों का भी खान है की, पर अगर खानों का खान बना दोगे तो फिर राजा को तो कुचल देगा वो, इतनी अगर पावर उसके पास आ गई, ठीक है। सबसे ऊंची जो सैनिक उपाधि थी वो क्या थी? खाने जमा थी। इसके पश्चात खाने खाना, किंतु यह दोनों पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था और इतने विस्तृत अधिकार जल्दी से दिए भी नहीं जाते थे। किसी बहुत जिस पर भरोसा हो उसी को दिए जाते थे, और हो सकता है कि जिन पर क्या हो, नियंत्रण हो, उनको दिए जाते थे। मुगल काल में उन्हें जो सरकारी विभागों में कार्यरत थे परंतु मनसबदार नहीं थे, उन्हें क्या बोलते थे? रोजिंदार बोलते थे। क्या बोलते थे? सरकारी विभागों में कार्यरत थे परंतु मनसबदार नहीं थे, उन्हें बोलते थे रोजिंदार। इन्हें दैनिक वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? दैनिक वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को नगद व जागीर दोनों रूप में वेतन दिया जाता था, किंतु जागीर में उसे केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार था, भूमि पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। सिर्फ राजस्व प्राप्त कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं था भूमि पर। किसको? मनसबदार को, ठीक है। मनसबदारों के वेतन का निर्धारण सामान्यतः 5 महीने से कम तथा 10 महीने से अधिक अवधि नहीं रखी जाती थी निर्धारण में।
प्रारंभ में मनसबदारों को 240 रुपए वार्षिक प्रति सवार वेतन मिलता था, किंतु जहांगीर के काल में यह राशि घटकर कितनी हो गई? 200 रुपए हो गई। कितनी? 200 रुपए वार्षिक कर दिया गया। मनसबदारों का वेतन रुपयों के रूप में निश्चित किया जाता था, किंतु उसकी अदायगी जागीर के रूप में की जाती थी। किस रूप में? रुपयों में निश्चित कर दिया। हमने बोल दिया भैया 240 रुपए प्रति सवार वेतन मिलेगा। अब सारा जोड़ जाड़ के हमने बता दिया इतना, और फिर दे दी जागीर। हमने कहा वहां से राजस्व की उगाही करो, खुद भी कमाओ, सेना भी पालो, खुद भी खाओ, सेना को भी पालो और राज्य को भी दो। क्या करो? राज्य को भी दो। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो जागीर के रूप में की जाती थी। शाहजहां के शासनकाल में एक परिवर्तन हुआ। मनसबदारों के सवार पद में निर्दिष्ट संख्या के अनुपात में भारी कमी आई। मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पदच्युत के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता था। आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की जहां मृत्यु हुई, मनसब भी खत्म। सवार पद के आधार पर 5000 और उससे नीचे के मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। प्रथम श्रेणी में, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि प्रथम श्रेणी का मनसबदार को जात पद के बराबर सवार पद दिया जाता था। जैसे 5000 जात, 5000 सवार, 5000 जात, 5000, तो प्रथम श्रेणी का मनसबदार हो गया। क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का मनसबदार हो गया। फिर दूसरी श्रेणी में हो गया 5000 जात और 3000 सवार, तो ये द्वितीय श्रेणी का मनसबदार हो गया। क्या हो गया? फिर हो गया 5000 जात, 2000 सवार, 5000 जात, ये तृतीय श्रेणी का मनसबदार हो गया। क्योंकि सवार क्या हो गए? इसके कम हो गए। समझ में आ गया? आधे से भी कम हो गए। शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में हासिल यानी वास्तविक आय एवं जमा यानी निर्धारित लगान के अंतर को कम करने के लिए मासिक अनुपात यानी मंथ स्केल अर्थात छमाही एवं तिमाही आधार पर जागीरों की व्यवस्था की। क्या की? शाहजहां ने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर महाना जागीरों यानी शीश माह और सिमाही की व्यवस्था शुरू की। अर्थात जिस जागीर के राजस्व की वसूली कुल जमा की 50% होती थी उसे शीश माह जागीर, और जिसमें 1/4 यानी खाली 25% होती थी उसे क्या कहा? सिमाही जागीर कहा। किसने? शाहजहां ने। ये यूपी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, शीश माह जागीर क्या थी और सिमाही जागीर क्या थी। तो शीश माह में आपने 50% याद रखना है, जमा की 50%, और सिमाही में क्या याद करना? 25%। जमा की 1/4 या 25%। ठीक है। अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में दाग प्रथा, क्या? दाग प्रथा, जिसको बोला गया तसहीहा, क्या बोला गया? तसहीहा, चेहरा प्रथा को चलाया। यद्यपि यह प्रथा इससे पूर्व अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, शेरशाह सूरी के समय में भी प्रचलित थी, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द मिलता है तसहीहा। क्या मिलता है? तसहीहा। ठीक है। किंतु उसके समय केवल एक दाग, एक निशान लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? एक ही दाग लगाया जाता था। पहले जो होता था, पहले 2 दाग लगाए जाते थे। ठीक है। अब एक दाग लगाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। चलो जी, अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप दिया और उसके समय में 2 दाग, इससे पहले एक दाग लगाया जाता था, भाई एक निशान। अब उसने, अकबर ने क्या किया? हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। अकबर ने क्या किया? 2 दाग लगवाए। कौन कौन से? एक तो शाही दाग लगवाया और दूसरा मनसबदार का दाग लगाया। इससे ये पता चलता था कि ये जो घोड़ा है, हाथी है, ये शाही हाथी है, शाही घोड़ा है, और साथ में ये भी पता चलता किस मनसबदार का है। तो घोड़े पहले ही परेशान थे बेचारे, गरम करके, लोहा गरम करके तब लगाया जाता था दाग। अब 2-2 दाग लगेंगे। डाम बोलते हैं उत्तराखंड में। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का खास इलाज था, पेट दर्द होता था जब ताले मारे जाते थे। ताले समझ रहे हो? ताले क्या होते हैं? लोहे के सरिया गरम करके पेट में, पेट दर्द खत्म हमेशा के लिए। लगे हैं किसी के? पुराना इलाज था ये उत्तराखंड। ऐसे नहीं लगाते थे भाई, पूरा सरिया, थोड़े हल्का सा टच करते थे तो बस वो माइंड डाइवर्ट एकदम से। आदमी के पेट दर्द हो रहा,
लोहा गर्म करके बच्चा देख रहा है, पहले डर रहा है, जैसे टच हुआ बस वैसे माइंड का डाइवर्ट, सारे हार्मोन आए और वो पेट दर्द खत्म। ऐसे इलाज थे। चलो जी तो भाई अकबर ने क्या किया, 2 दाग लगवाए, एक शाही दाग लगवाया और एक मनसबदार का दाग लगवाया। इसके लिए अकबर ने दाग-ए-मोहाली नामक एक पृथक विभाग भी खोला। कौन सा? दाग-ए-मोहाली। जहांगीर के समय में एक ऐसी प्रथा चलाई गई जिसमें बिना जात पर जात पद बढ़ाए ही मनसबदार को अधिक सेना रखने को कहा गया। क्या कहा गया? इस प्रथा को दुअस्पा सिंहस्पा कहा गया। दुअस्पा सिंहस्पा कहा गया। दुअस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंहस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। कितने? तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। यकस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार ही केवल एक ही घोड़ा रखना होता था। ठीक है। अकबर के काल में यह नियम था कि किसी भी मनसबदार सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता है। शाहजहां के समय में जिन मनसबदारों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर जागीरें मिली होती थी, उन्हें अपने सवार मनसब का 1/3 घुड़सवार सैनिक, जिनको नियुक्ति स्थान से बाहर सूबे में जागीर मिली होती थी उन्हें 1/4, और भारत से बाहर अथवा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मनसबदारों को 1/5 घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। जिस मनसबदार को, एक बार फिर समझो, जिन मनसबदारों की अपनी नियुक्ति के स्थान पर जागीर मिली होती थी, जहां पर उसकी नियुक्ति है वहीं पर जागीर है, तो भाई उसको 1/3 1/3 घोड़े रखने हैं। कितने रखने हैं? अपने सवार यानी मनसब का 1/3 घोड़े रखने हैं। जिनकी नियुक्ति बाहर के सूबों में है, कहाँ? बाहर के सूबों में जागीर मिली हुई है, उनको रखने होते थे 1/4। और भारत के बाहर अगर किसी को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या कहीं और दूर कहीं पर मनसब मिला हुआ है तो मनसबदार को 1/5 घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। इतना समझ में आ गया? औरंगजेब के काल में जब किसी मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद जैसे फौजदार या किलेदार पर नियुक्त किया जाता था, तो किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जाते समय उसके सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि का एक और माध्यम निकाला गया जिसे मशरूत कहा गया। क्या कहा गया? मशरूत मनसब। ये क्वेश्चन बना है यूपी में, मशरूत मनसब क्या था? ठीक है। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। इस स्थिति को बेजागिरी कहा गया। क्या कहा गया? बेजागिरी। यानी उसने इतने, और सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगजेब के समय में थे। यूपीएससी ने जब ये क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय में थे, तो लोगों ने सोचा कि औरंगजेब के समय तो नहीं हो सकते, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में थे। इतना समझ में आ गया? फिर उमरा या अमीर वर्ग। उमरा शब्द मुगल काल में उन सभी अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 1000 या उससे अधिक मनसब का अधिकार प्राप्त होता था। उन्हें क्या बोलते थे? उमरा। 1000 या उससे अधिक का अगर किसी को मनसब प्राप्त है तो उसको क्या बोल रहे हैं? उमरा। बहुजातीय एवं धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु उमरा परंपरा के विकास का श्रेय अकबर को ही दिया जाता है। किसको? बहुजातीय एवं धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु उमरा परंपरा के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? आंसर अकबर को दिया जाता है। अकबर के शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में अमीर वर्ग बहुत प्रभावशाली था। बैरम खां एवं अकबर की धाई मां महामनगा और उसके पुत्र अधम खां ने लगभग स्वतंत्र सत्ता का उपभोग किया था। अकबर के समय में अमीरों में उज्बेकों का सर्वाधिक शक्तिशाली गुट था। उज्बेकों का सर्वाधिक शक्तिशाली गुट था। उससे पहले वाले पॉइंट में आपको पता ही है, बैरम खां, महामनगा, जीजीअनगा, अधम खां, ये सब क्या थे? स्वतंत्र सत्ता का उपभोग करने वाले लोग थे। सर्वप्रथम जहांगीर के शासन काल में ही अफगानों तथा भारतीय मुसलमानों, अब भारतीय मुसलमानों को क्या कहते थे? शेखजादा। क्या बोलते थे? शेखजादा को भी मुगल मनसबदारों का पद प्रदान किया जाने लगा, क्योंकि इसके पूर्व अकबर के समय तक अफगानों और मुगलों में संघर्ष चलता रहा। लेकिन जहांगीर ने अफगानों को भी दिया, भारतीय मुसलमानों को भी दिया, है ना, मनसबदार बनाया उसने। और भारतीय मुसलमानों को क्या बोलते थे? शेखजादा बोलते थे। क्या बोलते थे? किंतु औरंगजेब ने अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की तुलना में अफगानों को बड़ी संख्या में मुगल सेना में भर्ती किया। किसने? औरंगजेब ने अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की तुलना में अफगानों को बड़ी संख्या में मुगल सेना में भर्ती किया था।
जहांगीर ही पहला मुगल बादशाह था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण के मामलों में मराठों के महत्व को समझा। यहां से क्वेश्चन बना हुआ भाई, मराठों के महत्व को समझने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? आंसर जहांगीर। उन्हें मुगल उमरा वर्ग में शामिल करना प्रारंभ किया। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करना प्रारंभ किया। शाहजहां के दरबार में मराठा मनसबदारों में शाहजी भोसले थे। कौन थे? शाहजी भोसले, शिवाजी के पापा। किसके? शिवाजी के पापा। अकबर के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का अनुपात 16% था। शाहजहां के काल में 24% था, जबकि औरंगजेब के समय में यह अनुपात 33% था। इसका मतलब सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? आंसर औरंगजेब के समय में थे, जिनमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। ये जो 33% थे, इसमें भी लगभग 13-14%, 13-14 बोल रहा हूँ, 33 का आधा कितना हुआ? 17 दूनी 34, यानी लगभग 18-19% जो थे, 20% वो कौन थे? मराठे थे। कौन थे? मराठे। मुगल काल में उमरा वर्ग की स्थिति अर्ध स्वायत्त सरकार की होती थी, अतः मुगल बादशाहों को उन्हें नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई। मुगल बादशाहों ने राजगमिता कानून, लॉ ऑफ एस्चीट, अर्थात मरने वाले की संपत्ति को जब्त कर लेना, द्वारा भी अमीरों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। यानी जो मर गया उसकी संपत्ति जब्त, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एस्चीट, यानी राजगमिता कानून। क्या बोलते हैं? राजगमिता कानून। किंतु कालांतर में औरंगजेब ने कानून बनाया कि देनदारी बाकी न रहने और मरने वाले अमीर की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। किसने बोला? औरंगजेब ने। मुगल काल में अमीर वर्गों ने भी व्यापार में रुचि प्रदर्शित की। मुगल काल में अमीर वर्गों ने भी क्या किया? व्यापार में रुचि प्रदर्शित की। शाइस्ता खां और मीर जुमला ने भी व्यापारिक रुचि प्रदर्शित की। मीर जुमला के पास एक बड़ा जहाजी बेड़ा था। किसके पास? मीर जुमला। कौन था ये? कोहिनूर दिया था इसने शाहजहां को। शाहजहां को कोहिनूर किसने दिया था? मीर जुमला ने, इसी ने दिया था। कंफर्म हो? हाँ, भरोसा करने से पहले चेक करो एक बार। मीर जुमला ने दिया था। अरे भाई, शाहजहां को कोहिनूर किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। हाँ। तो उत्तर मुगल काल में मुगल राजनीति में एक नया तत्व प्रकट हुआ। पहले सत्ता हथियाने के लिए शहजादों में झगड़ा था और अमीर किसी खास शहजादे की मदद करते थे, लेकिन अब महत्वाकांक्षी अमीर सत्ता के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी बनकर सामने आए और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए शहजादों को बंधकों अथवा सीढ़ी रूप में इस्तेमाल किया। वो नृप निर्माता आगे चलकर आप देखते हैं कहां पर? लेटर मुगल्स में। कौन? सैयद ब्रदर्स, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। क्या करते हैं वो? राजकुमारों को राजा बनाते हैं, उतारते हैं, बनाते हैं, उतारते हैं। तब जाके एक मोहम्मद शाह रंगीला आता है, वो थोड़ा चालाक होता है। वो कहता है भैया अगर ये सैयद ब्रदर्स जिंदा रहे तो मैं ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला पहले दोनों भाइयों को निपटाता है। किसको? सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को निपटाता है। निपटाता मतलब उनकी हत्या करवाता है, तब जाके काफ़ी लंबे समय तक गद्दी पर बैठता है। वरना बीच का एक समय ऐसा था कि राजा बन रहा है, मर रहा है या उतर रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, उतर रहा है। उत्तरवर्ती मुगल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना भाई जागीरदारी। कितने मिनट का हो गया? 38 मिनट का हुआ है। तो जागीरदारी कर लेते हैं। जागीरदारी वे मनसबदार होते थे, जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी यानी अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। क्या कहते थे? जमादामी यानी अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। जमादामी राजस्व से प्राप्त अनुमानित आय को कहा जाता था, जिसमें भू राजस्व के अलावा हासिल और पेशकश जैसे अन्य कराधानों से भी प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित होती थी। इनाम उन जमीनों को कहा जाता था जिनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था। इसी में मदते माश कहलाने वाली जमीन भी सम्मिलित होती थी, जो धर्मपरायण व्यक्ति, विद्वान और सम्मानित व्यक्तियों एवं अनाथों को दी जाती थी। मदते माश
धर्मपरायण व्यक्ति, विद्वान या सम्मानित व्यक्तियों को दी जाती थी। मदते माश भूमि प्राप्त व्यक्ति को उस पर आजीवन भू राजस्व संग्रह का अधिकार होता था। आजीवन भू राजस्व संग्रह का अधिकार होता था। जमींदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी। क्वेश्चन बनेगा, जमींदारी जागीरदारी प्रथा की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? आंसर, अकबर के शासनकाल में पड़ी। मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, जैसे वतन जागीर और अल तमगा। वतन जागीर और अल तमगा। मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, यानी वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, है ना। ऐसी जागीरों को क्या बोलते हैं? वतन जागीर और अल तमगा। वतन जागीर यानी पैतृक जागीर, वह जागीर होती थी जो आनुवंशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी। उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी। अल तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। बादशाह की विशेष कृपा, अल तमगा जागीर। क्लियर हो गया? जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण सावनिह निगार, सावनिह निगार था, जो जागीरदारों की कार्यवाहियों और जागीरों की तात्कालीन स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। विवरण केंद्र को भेजता था। जागीरों में भू राजस्व प्रशासन से संबंधित चौधरी और कानूनगो नामक वंशानुगत अधिकारी होते थे। वंशानुगत अधिकारी, चौधरी और कानूनगो। जागीरों को हस्तांतरित किया जा सकता था। यह एक मनसबदार के पास सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती थी। कितने वर्ष से अधिक नहीं रह सकती थी? 4 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती थी। जागीर को केवल सेवाकालीन धारणा माना जाता था, क्योंकि जागीरदार की मृत्यु होने पर यह राजगमिता कानून के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती थी, मतलब छीन ली जाती थी। जागीरदार मरा और जागीर छिन गई। ठीक है। जागीरों में जागीरदार का केवल राजस्व निर्धारण एवं संग्रह का ही अधिकार होता था, जबकि प्रशासनिक अधिकार तो फौजदार में निहित होता था। प्रशासनिक अधिकार किसका था? फौजदार का। जागीरदार क्या करता था फिर उसमें? खाली राजस्व निर्धारण और संग्रहण। राजस्व निर्धारण और संग्रहण पे आपने ध्यान देना है। जागीरदार का काम इतना ही था। प्रशासनिक अधिकार किसके पास था? फौजदार के पास था। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में खालसा से प्राप्त आय कुल जमा का 1/4 भाग था। जहांगीर के समय में यह न्यूनतम 1/20 भाग तक पहुंच गई, किंतु शाहजहां ने पुनः बढ़ाकर 1/7 भाग कर दिया। खालसा मतलब राजकीय भूमि। खालसा से प्राप्त आय कुल जमा का 1/4। किसके समय? अकबर के समय। जहांगीर के समय में न्यूनतम 1/20 भाग। सबसे कम जो था जहांगीर के समय में था 1/20। शाहजहां ने फिर उसको बढ़ा दिया, बहुत कुछ करना था उसको, ताजमहल बनाना था, लाल किला बनाना था, 1/7 कर दिया। किसने? शाहजहां ने। पै बाकी, आईएएस का क्वेश्चन रहा है, पाए बाकी उस जागीर वाली भूमि को कहा जाता था जिसे पुराने जागीरदार से दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित पर ध्यान देना आपने, सुरक्षित रख लिया जाता था, और तब इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी और आय शाही कोष में जमा होती थी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। थोड़ा जमींदारी प्रथा। मुगल काल में जमींदार वे भूस्वामी होते थे जिन्हें कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। ऐसे भूस्वामियों को क्या कहते थे? आंसर, जमींदार कहते थे। जमींदार अपनी जमींदार का वंशानुगत अधिकार होने के बावजूद भूमि का मालिक नहीं होता था। अधिकार वंशानुगत था बट भूमि का मालिक नहीं था। किसान जब तक नियमित भू राजस्व अदा करता रहता था तब तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। ठीक है। जमींदार को मुगल काल में देशमुख, पाटिल अथवा नायक आदि नामों से भी जाना जाता था। देशमुख जात बन गई बाद में, पाटिल बाद में क्या बन गई? है ना, जात बन गई। स्मिता पाटिल, देशमुख सुने होंगे आपने। कास्ट बन गई ना बाद में, लेकिन देशमुख थे कौन? जमींदार लोग थे। मुगल काल में इन्हें क्या बोलते थे? देशमुख, पाटिल अथवा नायक आदि नामों से जाना जाता था। शाहजहां ने ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन कर दिया। ये बहुत गड़बड़ कर दिया भाई शाहजहां ने। भूमि को ठेके पर दिए जाने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आंसर, शाहजहां ने। और जब भूमि को ठेके पर दिया जाता है तो बोली लगती है।
अब बोली लगेगी तो सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले को क्या मिलेगा? जमीन जागीर मिलेगी। अब उस पर काम करने वाले किसानों से वसूला जाएगा, तो शोषण किसका बढ़ता है? किसान का शोषण बढ़ता है। किसका? तो ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आंसर शाहजहां ने किया। ये गड़बड़ कर दिया। भू राजस्व की वसूली के लिए जमींदारों को राजस्व का एक हिस्सा कमीशन के रूप में प्राप्त होता था, जो राजस्व का 10% से लेकर 25% तक हो सकता था। कितना? जागीरदारी और जमींदारी में प्रमुख अंतर यह था कि जागीरदारी हस्तांतरित होती रहती थी, जबकि जमींदारी एक स्थायी पुश्तैनी हक होता था। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, जागीरदारी और जमींदारी में क्या अंतर था? तो जागीरदारी जो थी वो ट्रांसफर होती रहती थी, जबकि जमींदारी क्या थी? एक स्थायी पुश्तैनी हक होता था, हालांकि भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं था उसके पास। इतना क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे भाई उसके बाद हम न्याय व्यवस्था, राजस्व प्रणाली। ठीक है, कितने मिनट का हो गया? ठीक है, काफी।